हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के थ्योरी क्लास की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज सारी प्रिपरेशंस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें जो हमारा फर्स्ट कंटेंट है वो है हमारा कॉमर्स एंड इंट्रोडक्शन से, जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। सेकंड जो होगा वो होगा फाइनल अकाउंट, यानी कि एक क्लास में हम एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हाँ, क्लास फिनिश होने के बाद उसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लास पूरी देखनी है, तभी आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग की कि अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है। देखिए, अकाउंटिंग इज द मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। देखिए, अकाउंटिंग जो होता है, अकाउंटिंग का मतलब होता है जो भी ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर किए जा रहे हैं उनको कलेक्ट करना, यानी कि उनको इकट्ठा करना कि कौन कौन सा कब कब किया गया है। समराइज करना, समराइज का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि उनको आप इस तरह से प्रिपेयर करके रखें, इस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन बना के चलें, जिससे कि अगर किसी भी पार्टी को जरूरत हो, फिर चाहे वो इंटरनल पार्टी हो या एक्सटर्नल पार्टी, उसके लिए यूजफुल रहे। एनालाइज करना, रिपोर्टिंग करना उसकी। और वो सारे ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे? मॉनेटरी एस्पेक्ट वाले होंगे, यानी कि जिनको हम मॉनेटरी एस्पेक्ट में शो कर पाए, बता पाए, सिर्फ वही होंगे। यानी कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इसके अंदर शो नहीं किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, यानी कि ये सारी चीजें क्या होंगी? बिजनेस के रिगार्डिंग होंगी। बिजनेस से कंसर्न कोई भी ट्रांजेक्शन होगा जो कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में है, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना आता है हमारा अकाउंटिंग के अंदर। दूसरे शब्दों में बात करें तो अकाउंटिंग इज अ वेरी डायनेमिक प्रोफेशन, मतलब एक डायनेमिक प्रोफेशन है ये, विच इज कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग इटसेल्फ टू वेरीज नीड्स ऑफ यूजर्स। यानी कि इसको डायनेमिक प्रोफेशन क्यों बोला गया है? इसके अंदर इस तरह से इसको अरेंज किया जाता है जिससे कि जो भी इससे रिलेटेड पार्टीज हैं उनके लिए ये हेल्पफुल बन सके। अब देखिए, इंटरनल पार्टी के लिए भी अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एक्सटर्नल पार्टी के लिए भी। तो उन दोनों पार्टी के लिए ये सारे जो भी हम रिकॉर्ड्स कर रहे हैं वो हेल्पफुल रहे, ये सारी चीजें करना इसके अंदर आता है। दोनों पार्टी के लिए इनको प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए डायनामिक प्रोफेशन है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको इसका मीनिंग क्लियर है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। देखिए, इसकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने क्या कहा है इस अकाउंटिंग के बारे में? Accounting is the process of identifying, measuring, and communicating information to permit judgment and decisions by the users of account। यानी कि देखिए, अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स किए हैं, उनको मेजर करते हैं, क्या उनका कितना उसमें अमाउंट लगा, ये सारी चीजें मेजर की जाती हैं। कम्युनिकेट की जाती हैं इंफॉर्मेशन, जो भी इसके यूजर्स हैं उनको बताया जाता है कि ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, और साथ ही साथ इस पे जजमेंट और डिसीजन भी लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में 1 लाख का हुआ है, कोई भी मशीनरी है वो परचेस करिए 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब वहां पर ये डिसीजन लिया जाएगा कि ये मशीन 1 लाख रुपए की है, तो इसको खरीदना कंपनी के लिए बेनिफिट रहेगा या नहीं। कितने साल में हम इससे जो प्रोडक्शन करेंगे वो 1 लाख हम रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी मशीन है, आप उसको परचेस कर रहे हैं तो यही सोचकर परचेस कर रहे हैं कि यहाँ इससे जो प्रोडक्शन होगा उससे हमें इतना बेनिफिट मिलेगा। अगर उससे इतना प्रोडक्शन नहीं होगा तो वहां पर क्या करेंगे? हम उस मशीन को नहीं खरीदेंगे। इसलिए यहाँ पर ये देखा जाता है कि किसी भी तरह का हम कोई भी जजमेंट ले रहे हैं तो वहां पर हम जितना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना हमें रिकवर होगा या नहीं, और अगर होगा तो वो कितने टाइम में होगा। अगर वो रिकवर हमारा 10 साल में हो रहा है तो बिल्कुल वेस्ट है हमारे लिए, लेकिन वही रिकवर हमारा 1 या 2 साल में हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट की बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम किसी बिजनेस को सेटअप करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये सारे डिसीजंस इसके बेसिस पे लिए जाते हैं। कोई न्यू प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, कहीं और हमें अपनी ब्रांच ओपन करनी है, तो ये सारे डिसीजंस किसके बेसिस पर होंगे? ये हमारे अकाउंट्स के बेसिस पर होंगे। अगर हम अकाउंट्स अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो अकाउंटिंग के अंदर ये सारी चीजें देखी जाती हैं, जिसके बेसिस पर ही हमारा अकाउंटिंग किया जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक पे, जिसके बेसिस पर आप काउंटिंग के मीनिंग को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट आता है इसमें आइडेंटिफाइंग एंड द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। फर्स्ट तो देखिए हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस तरह के ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हैं। देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें एक्सचेंज की बात की जा रही है, जिसमें आप कुछ रिसीव कर रहे हैं कोई सेक्रीफाइस करके वैल्यू को, सेक्रीफाइस वैल्यू का मतलब यहाँ पर यह अगर आपने कुछ भी अमाउंट उस ट्रांजेक्शन में दिया है, तो वहां पर आपको उस जो भी एक्सचेंज किया उसमें क्या रिसीव हुआ, आपने जो भी सेक्रीफाइस की वैल्यू उससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखना हमारा अकाउंटिंग के अंदर ही आता है। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं उस इवेंट को, क्या चीज हुई उस कंपनी में, और ये सारी चीजें किसके बेसिस पर होनी चाहिए? इकोनॉमिक बेसिस पर। इकोनॉमिक बेसिस क्यों यहाँ पर मैं बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो जहाँ पर फंड की, मनी की बात की जा रही है, सिर्फ वही इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए इकोनॉमिक होना चाहिए। सेकंड आता है रिकॉर्डिंग। अब देखिए ये अगर हम यहाँ पर अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग इसका बेसिक फंक्शन है। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और वो सारे ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं? फाइनेंशियल बेसिस पर होते हैं। उनके हमारे पास एविडेंस होते हैं, जैसे कि सेल्स बिल हो गया, पासबुक हो गया। तो इन सारे एविडेंस के बेसिस पर उन सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए इनके रिकॉर्ड करना ही हमारे रिकॉर्डिंग कहलाता है, जो कि बेसिक फंक्शन है हमारे अकाउंटिंग का, ठीक है। फिर आता है हमारा क्लासिफाइंग। अब देखिए, अब हमने सारी चीजों को रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन उसको रिकॉर्ड कैसे करना है? उनको रिकॉर्ड हमें सिस्टमेटिक वे में करना है। ऐसा नहीं है कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ हमने कहीं भी रिकॉर्ड कर लिया। इनकी प्रॉपर बुक बनाई जाती है, और जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिस बुक से रिलेटेड, उसी बुक में नोट किए जाते हैं। आपने बुक्स पढ़ी होंगी, सेल्स बुक्स, परचेस बुक, कैश बुक, इस तरह की बुक्स आपने पढ़ी होंगी। तो उन बुक के अंदर उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्लासिफाइंग। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स जिससे रिलेटेड है उसमें वहां पर उसको रिकॉर्ड करना हमारा क्लासिफाइंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर यहाँ पर देखिए, जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करे हैं क्लासिफाई करके, उनको अच्छे से सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करना, उनको प्रेजेंट करना हमारा समराइजिंग कहलाता है। अब ये समराइजिंग क्यों की जाती है? ये इसलिए की जाती है, अगर हम सिस्टमेटिक वे में उसको पूरा समराइज करके लिखेंगे कि इस डेट के ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, और नेक्स्ट डे के नेक्स्ट डेट डालकर हम वो सारे ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो इससे क्या होगा? जो हमारी पार्टीज है, इंटरनल पार्टी जो स्टाफ होता है, और साथ ही साथ एक्सटर्नल पार्टी जैसे कि जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए, तो इनको हेल्प मिलती है उन सबको चेक करने में। फिर आता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग देखिए, ये हमारा यहाँ पे मेथोडिकल क्लासिफिकेशन हो जाता है डेटा का। इसका मेन पर्पस क्या होता है? आइडेंटिफाई करना एनालाइज के अंदर कि हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है या हम वीक हैं। तो ये सारी चीजें चेक करना एनालाइज के अंदर आता है, क्योंकि एनालाइजिंग में क्या होता है, हमें पता चलता है कि अब हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कंपनी की वीकनेसेस क्या है, जिससे कि हम उस पर काम कर पाए। इसके बाद एनालाइजिंग के बाद आता है हमारा मेन टॉपिक, जो कि होता है हमारा इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या होता है? हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजों को, जो भी हमने एनालाइज में फाइंडिंग्स निकाली उसको यहाँ पे इंटरप्रेट किया जाता है। हमारे टूल्स लगाए जाते हैं, जिसके बेसिस पर हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये सिचुएशन इस वजह से हुई है, जिससे कि हम यहाँ पे जजमेंट ले पाए। यानी कि अगर हम कोई जजमेंट लेंगे तो उसका एक मीनिंग होगा ना, कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन बताता है यहाँ पर कि ये इतने परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है, या फिर इतना परसेंट हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, तो ये क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सारी चीजें हमारे इंटरप्रिटेशन के अंदर आती हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट क्लियर हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के अंदर जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए थे समराइज करके, उन सबको एनालाइज इंटरप्रिटेशन के बाद कम्युनिकेशन करना पड़ता है हमारे रिलेटेड पार्टी को, जो हमारे हेड होते हैं उनको। किसके बेसिस पर?
रेशियो, ग्राफ, डायग्राम्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट, इन सारे बेसिस पर हम कम्युनिकेट करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी हम कहीं भी रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, हम एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट में वो सारी चीजों को हम ग्राफ के थ्रू या फिर हम वहां पे डायग्राम के थ्रू या फिर किसी रेशियो के थ्रू वहां पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं इस कंपनी का जो, जैसे कि आपने बहुत सारे रेशियोज पढ़े होंगे, करंट असेट्स का, प्रॉफिट रेशियो, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। वो क्यों पढ़ी हैं, वो आपको इन शॉर्ट में सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं उनके थ्रू कि कंपनी की ये स्ट्रेंथ है, कंपनी की असेट इतनी निकल कर आ रही है, कंपनी का फंड फ्लो स्टेटमेंट ये कह रहा है, जिससे कि आप इजी वे में उन सारी चीजों को कैच कर पाए कि हाँ कंपनी की रियल पोजीशन ये है, अब हमें इसके बेसिस पर ये डिसीजन लेना है। तो कम्युनिकेशन से यहाँ पर हमें हेल्प मिलती है डिसीजन लेने में। हम राइट टाइम पर कम वे में उन सारी चीजों को समझकर डिसीजन ले सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी स्टेप्स होती हैं हमारे अकाउंटिंग के। आई होप यहाँ पर आपको इन सारे स्टेप से अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आया होगा। अकाउंटिंग के अंदर ये सारी प्रोसेस की जाती है, इन सारी प्रोसेस को ही हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है जो भी हमने रिकॉर्ड करें उनको सिस्टमेटिक वे में करें। मैंने आपको बताया था कि सिस्टमेटिक वे में किस तरह से किए जाएंगे, आप उनको क्लासिफाई करें उनसे रिलेटेड बुक्स में। आप अगर उनको उनसे रिलेटेड बुक्स में वहां पर उनको वहां पर ट्रांजेक्ट करेंगे, वहां पर उनको रिकॉर्ड करेंगे तो इजिली अगर कि कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पर आपको उनको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो आप रिलेटेड बुक्स को देखकर वहां पे इजिली वेरीफाई कर सकते हैं उन्हें। और अगर आपने ये सिस्टमेटिक वे में नहीं बनाया होगा तो वहां पे चेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसेटेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। एसेटेनमेंट ऑफ रिजल्ट का मतलब देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है कि कंपनी का मेन कंपनी का या किसी बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट को अर्न किस तरह से करेंगे, जब हम ये सारी चीजों को प्रिपेयर करेंगे। अब देखिए, आपने रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, समराइज करा, फिर बाद में कम्युनिकेट करा, तो इससे आपको क्या पता चला, कंपनी की ये पोजीशन है, हमारी कंपनी का इतना प्रॉफिट है, हमारी कंपनी का इतना लॉस है। तो वहां पर आप उस चीज से ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, हमें कंपनी का लॉस हो रहा है तो हमें अपने एक्सपेंडिचर कम करने चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है तो हमें आगे और एक्सपेंशन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें इसी से पता चलती हैं। इसके अंदर हम आपको पता है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हमने P&L अकाउंट बनाया, उसके बाद बैलेंस शीट बनाई, जिसके बेसिस पर भी हमें अपनी कंपनी की सारी चीजों के बारे में पता चलता है, जिससे कि हम उसको और भी बेटर तरीके से रन करने में हम वहां पे हमें हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट आता है ascertainment द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन जो है हमारी बिजनेस की, वो भी हेल्प कर मदद मिलती है। अभी मैंने आपको बताया कि फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, तो फाइनल अकाउंट हमें क्या देता है, हमें ये बताता है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब यहाँ पे अकाउंटिंग करने से जो हमारी पार्टीज होती हैं उनको हेल्प मिलती है, उनको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। डिफरेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं जिसके बेसिस पर वो डिसीजन ले सकते हैं, बैलेंस शीट देखकर पता लगा सकते हैं कि इस कंपनी की ग्रोथ जो है वो दिन पर दिन होती जा रही है। तो उनको एक लाइन मिल जाती है, एक हम बात करें तो एक उनको वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये कंपनी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, ये कंपनी आगे मुझे बहुत बेनिफिट करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक पार्टी के लिए हेल्प करती हैं। टू नो दी सॉल्वेंसी पोजीशन। अब जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो मैनेजमेंट तो ये हमारा रिवील नहीं करेगा, जो ओनर है या ओनर के द्वारा ये रिवील नहीं किया जाता, लेकिन ये हमें एक कंसर्न होती है, इंफॉर्मेशन ये होता है इनके थ्रू ये पता लगाने का
क्योंकि देखिए बैलेंस शीट के अंदर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर ये सारी चीज़ों से हम ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें देखिए बैलेंस शीट के थ्रू हमें लिक्विडिटी की पता चल जाता है कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, कंपनी की सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है। तो बैलेंस शीट बहुत हमारे लिए बहुत ही हेल्प करती है। बैलेंस शीट से हम सारी चीज़ों को जान सकते हैं कि कंपनी के अब आप देखिए कंपनी की बहुत सारी बैलेंस शीट्स होती हैं। आप पास्ट 5 इयर्स की या पास्ट 10 इयर्स की बैलेंस शीट्स को लेकर भी पता लगा सकते हैं आपस में कंपेयर करके कि कंपनी की पोजीशन किस तरह से आगे बढ़ रही है या डाउन जा रही है। ये सारी चीजें आप पता लगा सकते हैं, तो इससे सॉल्वेंसी पोजीशन इजीली पता चल सकती है, जिससे कि अगर कभी कोई पर्सन इसमें इन्वेस्ट करता है तो उसको पता रहे कि आगे 2-3 साल में भी इस कंपनी की क्या पोजीशन रहने वाली है। एक आउटलाइन वहां पर उसको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें सॉल्वेंसी पोजीशन भी पता चलती है अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। अब यहाँ पर हम एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए फर्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो होता है असिस्ट करता है मैनेजमेंट को प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में और बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज हैं उन पे डिसीजन लेने में। क्योंकि यहाँ पर देखिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट को ये बताता है कि फ्यूचर की रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स किस तरह की होंगी, और डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है रिगार्डिंग जो भी उनके एंटिसिपेटेड सरप्लस होते हैं, शॉर्टेज ऑफ फंड्स होते हैं। तो यहाँ पर हेल्प मिलती है अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने में मैनेजमेंट को। सेकंड आता है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अब यहाँ पर हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग, ये सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए। तो ये सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे सारे रिकॉर्ड्स क्या रहेंगे, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड होंगे। तो इससे क्या होता है, उनको इजीली सारी चीजें समझ में आती हैं, कंपनी के रिगार्डिंग क्या ट्रांजेक्शन चल रहा है, क्या उनका पैटर्न है। तो ये सारी चीजों से क्या होता है, उनको हेल्प मिलती है सारी चीजों को चेक करने में, डिसीजन लेने में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनके अंदर हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स से आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कंपनी की, कि इनके क्या प्रॉफिट ट्रेंड रह रहा है, इनका ग्रोथ किस तरह से हो रही है। ये सारी चीजें भी हमें फाइनल अकाउंट से इजीली हम उनको चेक कर सकते हैं। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। अब यहाँ पर क्या होता है, आप कहीं भी लोन लेने जाएंगे तो आपकी सबसे पहले लिक्विडिटी पोजीशन देखी जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन चेक की जाती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड बना के रखेंगे तो आपके फाइनल अकाउंट्स को चेक करके कोई भी कंपनी, अथॉरिटी या कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको इजीली लोन दे सकता है। और अगर आपकी पोजीशन वहां पे सही नहीं होगी तो वहां पे आपको क्या होगा, मुश्किल होगी लोन लेने में। तो अकाउंटिंग का एक एडवांटेज ये भी होता है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो आपको लोन लेने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ पे अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है हमारे टैक्स लायबिलिटी को सेटलमेंट करने में। अब यहाँ पर हम पूरे सिस्टमेटिक वे में वही वाली बात है, सारी चीजों को हम इजीली अच्छे से जो भी उनकी बुक्स हैं उनमें रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो जो भी हमारे अकाउंटेंट है या जो भी हमारे एडवोकेट है, हमारे जो सारे ये टैक्स की सारी चीजें देखते हैं, उनको इजी होगा सारी चीजों को फाइंड आउट करना कि हाँ हमारे पे कितनी टैक्स बनेगा, उसको कैसे पे करना है। तो ये बहुत हेल्प करती है हमारे हर चीज में। नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी भी पार्टी से, तो अगर हमने उनसे कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, उनको अच्छे से रिकॉर्ड करके रखा है, हमारे पास उनका एविडेंस है, हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसकी सेल्स रिकॉर्ड है, तो वहां पर क्या होगा, कोर्ट में एज अ एविडेंस हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है, तो वहां पर हमें क्या होगा, बहुत हेल्प मिलेगी अपने आप को प्रूफ करने में कि हाँ हमारे ये ट्रांजेक्शन्स थे, हमने इस तरह से पेमेंट किया है, सामने वाली पार्टी जो है वो हम पर गलत इल्जाम लगा रही है। तो ऐसा बहुत ही ये चीजें जो होती हैं हमें छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन आगे ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए कभी भी ये हमेशा कहा जाता है कि आप किसी से भी ट्रांजेक्शन करें, ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, हर पर्सन को आप कभी भी किसी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर वो कम अमाउंट का हो या बड़ा अमाउंट का हो, आपको उसका एविडेंस जरूर लेना चाहिए। क्योंकि एविडेंस एक
प्रूफ होता है आपके पास कि हाँ आपने इस डेट में इसके साथ ये ट्रांजेक्शन्स किए थे। ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब यहाँ पर अगेन हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उसके थ्रू हमें यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि हमारे कंपनी किस तरह से रन कर रही है, या फिर हमें अगर वो अच्छे से रन नहीं कर रही है तो हमें क्या क्या डिसीजन लेने चाहिए, कहाँ पर हमारी कमी रह रही है जिससे कि हमारी कंपनी इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर अपने बिजनेस को सेल करते हैं उस केस में यहाँ पर अगर हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, तो वहाँ पर उनका वैल्यूएशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। हमें ये पता लग रहता है कि हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, हमारी असेट्स कितनी है, जिसके बेसिस पर हम उसका सही वैल्यूएशन निकाल के अपने बिजनेस को सेल कर सकते हैं। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे एडवांटेज समझ में आ रहे हैं, और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस टॉपिक में या फिर ये इस पॉइंट में डाउट है, तो हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग की लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी देखिए यहाँ पर क्या आती है कि यहाँ पर जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो हमारे प्राइस लेवल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ पे नहीं दिखाए जाते। जैसे कोई भी एसेट हमने परचेस की थी उसको हम यहाँ पर डेप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको हम कैसे शो कर रहे हैं, उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट पर शो कर रहे हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो भी कंपनी की पास्ट पोजीशन है वो सिर्फ वो बताती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो रियल में उसका प्राइस आज के टाइम में है वो यहाँ पर शो नहीं किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सेकंड आता है रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। अब देखिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही आपसे बात की थी कि इकोनॉमिक बेसिस पर या मॉनेटरी एस्पेक्ट में जो ट्रांजेक्शन्स हमारे होते हैं सिर्फ हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे नॉन मॉनेटरी हैं या फिर हम कहें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो ये भी इससे क्या होता है, एक तरह से ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि हमारी कंपनी की प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन है जब हम अपने बिजनेस को क्लोज करते हैं वहां पर हमें नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो हमने यहाँ पे इंक्लूड किए ही नहीं है, यानी कि ये एक तरह से हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड आता है हमारा विंडो ड्रेसिंग। अब देखिए विंडो ड्रेसिंग का मतलब यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेटिंग रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर हम विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं या अकाउंट्स होते हैं उनको मैनिपुलेशन करके शो करना। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा डिस्क्लोज नहीं कर पाता जो हमारी फेवरेबल पोजीशन होती हैं, सॉरी जो हमारी फेवरेबल पोजीशन है सिर्फ वही डिस्क्लोज करता है, एक्चुअल पोजीशन तो बताता ही नहीं है। यानी कि कंपनी को जो शो करना है एक्चुअल में अपने स्टेक होल्डर्स को सिर्फ वही शो किया जाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे स्टैटिक नहीं है। अब जो यहाँ पर हमने डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं, पोजीशन यहाँ पर सिर्फ वही चीज दिखाई जाती है जो कंपनी को शो करनी होती है एक्चुअल में। तो ये भी एक तरह का हमारे लिए ड्रॉबैक है। जो दिखाना है सिर्फ आपने वही दिखा दिया, आपने जो रियल पोजीशन है वो तो आपने दिखाई नहीं कंपनी के अपने पार्टीज को। ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अकाउंटेंट होता है उसके ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, तो वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन मेथड को यूज करता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी अपने अकॉर्डिंग यूज करता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको जो सूटेबल लगता है वो मेथड यूज करते हैं यहाँ पे। इन सारे केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे एक खुद का ओवरव्यू बन जाता है कि हमें अपनी पोजीशन इस तरह की दिखानी है तो हमें ये यूज करना है। हाँ, मतलब ये खुद का पर्सनल जजमेंट सा हो जाता है यहाँ पर। उससे क्या होता है कि कंपनी की जो रियल चीजें हैं वो शो नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट आता है एस्टिमेटेड पोजीशन एंड नॉट रियल पोजीशन। अब यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग बहुत सारे जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं उन पर बेस्ड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो हमारे रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो
फेल हो जाते हैं ट्रू पोजीशन को शो करने में, फेयर जो भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको शो करने में, फाइनेंशियल जो हमारी सिर्फ और सिर्फ हम इस पर ध्यान देते हैं कि हमें अपनी कंपनी को, अपने रिकॉर्ड्स को फाइनेंशियली साउंड दिखाना है, अच्छा दिखाना है। तो ये दिखाने के चक्कर में क्या होता है, वो रियल जो पोजीशन है वो उसको नहीं दिखा पाते। वो सिर्फ ये सोच कर चलते हैं कि हमें पब्लिक के अंदर अपनी गुडविल बना के चलनी है, जो भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, जो भी हमारे हाई अथॉरिटीज हैं, हमें उनको खुश करके चलना है। इस तरह से अकाउंटेंट क्या होता है, अपने हिसाब से उनको मैनिपुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखिए, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन किस तरह से, देखिए हमने बार बार हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, मॉनेटरी पैटर्न है, सिर्फ उसको फॉलो किया जाता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को तो यहाँ ये इंक्लूड करते ही नहीं, जैसे कि मैनेजमेंट की क्वालिटी, लेबर फोर्स की क्वालिटी, पब्लिक रिलेशन को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे ये भी शो किया जाना चाहिए कि आप इस कंपनी की पब्लिक रिलेशन इतना है, या इसका मैनेजमेंट इतना हाई है, इसका मैनेजमेंट लो है। ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो हम बिल्कुल इग्नोर कर ही देते हैं। तो ये इससे क्या होता है, एक तरह से हमारा जो रियल चीजें हैं, जो पूरी सारी चीजें फेयर होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करते हैं मॉनेटरी एस्पेक्ट, मॉनेटरी एस्पेक्ट। हम बिल्कुल ये नहीं ध्यान में रखते कि बाकी सारी चीजें भी हमारे लिए मैटर करती हैं। किसी भी मैनेजमेंट का हार्ड वर्किंग होना, लेबर फोर्स का हार्ड वर्किंग होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उस कंपनी के प्रॉफिट का होना, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम इस पोजीशन पर हैं, उन्हीं की वजह से हम इतना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अब देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या हुआ, सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड्स और इवेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस चेंज होती रहती है हमारे प्रोडक्ट में, प्राइस में कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है, पॉलिसीज हम डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंपटीशन सा बना रहता है कि हाँ, अब ये है, इसको चेंज कर दिया, अब हमने ये वाला मेथड यूज कर लिया। तो इससे क्या होता है, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, आप ऊपर से चेंजेस पे चेंजेस किए जा रहे हो। तो इससे क्या होता है, आप ये हमारी फोरकास्टिंग के लिए सही नहीं रहता है। यहाँ पर जो हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इवेंट्स पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से हम बात करें तो आप सबको पता है कि आज के टाइम में इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो हम सिर्फ पास्ट इवेंट्स को फोरकास्ट करके नहीं चल सकते। तो यहाँ पर फोरकास्टिंग करने में भी बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम सारी फोरकास्टिंग किसके बेसिस पर करते हैं, अपने रिकॉर्ड में पास्ट इवेंट्स के बेसिस पर, जो कि हमारे लिए कुछ हद तक ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये सारे लिमिटेशंस हैं हमारे अकाउंटिंग के। आई होप यहाँ तक आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्लियर हुए होंगे। अब देखिए, हम नेक्स्ट आते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पे। अब मैंने आपको अब तक जितना भी डिस्कस किया उसमें मैंने बार बार आपसे बात की थी इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स को प्राइमरी यूजर्स भी कहा जाता है और एक्सटर्नल यूजर्स को सेकेंडरी यूजर्स भी कहा जाता है। अब हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनल यूजर्स हमारे क्या होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं। देखिए, इंटरनल यूजर्स की बात करें तो इसमें तीन तरह की पार्टीज आती हैं, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड ओनर्स। मैनेजमेंट हमारे किस तरह से हेल्प करता है, देखिए जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होती है उसको एनालाइज करने में, पोजीशन दिखाने में, अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने में, कंपनी के रिजल्ट को शो करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट के लिए तो अकाउंटिंग इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि ये वो इन सारी चीजों को दिखाता है। अब एम्प्लॉयज के लिए क्यों जरूरी है हमारा अकाउंटिंग करना, तो देखिए एम्प्लॉयज के लिए प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करना, ठीक है, और उसके बेसिस पर अपना रेमुनरेशन लेना, जॉब सिक्योरिटी, ये इम्पोर्टेंट है। अगर एम्प्लॉयज हैं और अगर उनको लगता है कि कंपनी के अंदर प्रॉफिट हमारा जो है डाउन जाता जा रहा है, हमारी कंपनी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, इनकी जॉब सिक्योरिटी पे खतरा बना रहेगा। उनको लगेगा कि कंपनी हमारी अच्छे से ग्रो कर नहीं रही है, हो सकता है हमें जॉब से निकाल दिया जाए। ठीक है, वही अगर कम इनको लगता है कि हमारी कंपनी तो दिन पे दिन ग्रो कर रही है, उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, डबल हो गया पिछले साल से, तो यहाँ पर क्या रहेगा, उनके अंदर ये रहेगा
कि हमारी कंपनी भी अच्छे से ग्रो कर रही है, तो अब तो हमारा रेम्युनरेशन भी बढ़ना चाहिए, और अब तो हमारी जॉब सिक्योरिटी है, क्योंकि अब तो हमें जॉब से निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी इतना अच्छा ग्रो कर रही है। तो हमारी कंपनी के पास काम बहुत है, प्रोडक्शन बहुत है, तो वो हमको तो निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग भी डिसीजन लेके चलते हैं, ये सारी चीजें एनालाइज कर लेते हैं अपने माइंड में कंपनी की सिचुएशन को देखकर। ठीक है, अब देखिए ओनर्स के लिए अकाउंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, या उनको क्या हेल्प मिलती है अकाउंटिंग से। अब यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें ओनर्स के लिए मायने रखती हैं। अब कम ओनर को लगता है कि मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, तो वो फर्दर क्या करेंगे, आगे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे कि हमें अब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, या हमें और कौन सा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, और अपने एक्सपेंशन बिजनेस का किस तरह से करना चाहिए, ये सारी चीजें ओनर देखेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि मेरी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, तो उसको लगेगा कि मुझे कहाँ कहाँ अपने जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उनको कम करना चाहिए। मेरे पास कितना स्टाफ है, क्या वो स्टाफ मेरे लिए ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है स्टाफ फ्री का है, ज्यादा एक स्टाफ है, मुझे उसको कम करना चाहिए। तो वो इस तरह की डिसीजन लेगा। तो ये अकाउंटिंग इन पार्टीज को इस तरह से हेल्प करेगी। ठीक है, अब हम इंटरनल यूजर्स में वो सॉरी एक्सटर्नल यूजर्स में देख लेते हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स। अब देखिए क्रेडिटर्स क्या होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर वो अपने कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर सकता है, जिसके बेसिस पर वो उनको क्रेडिट करेगा। अब यहाँ पर कोई भी कंपनी अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, क्रेडिटर्स को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके पास पूरा ये हम कह सकते हैं कि उसको ये लगेगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, मेरा पैसा लेकर कहाँ जाएगी, ये तो इतना अच्छा कर रही है, इसके देखिए इन्वेस्टर भी इतने हैं, और इसकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इतने अच्छे हैं, मैनेजमेंट सब कुछ इसका बहुत अच्छा है, और इसका रिकॉर्ड भी अब तक का सब कुछ बहुत अच्छा रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लोन देने में। ठीक है, वहीं अगर हम टैक्स अथॉरिटीज की बात करें, तो टैक्स अथॉरिटीज को क्या होता है कि वहां पे उनकी भी क्रेडिबिलिटी बनी रहती है कि हाँ, ये कंपनी बहुत अच्छी है, टैक्स रिटर्न टाइमली पे करती है, आगे भी पे करेगी। तो ये कंपनियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उनके बेसिस पर इस तरह का अनुमान लगा के चलती हैं। ठीक है, फिर आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पर क्या होता है, वो चेक कर सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, ग्रो कर रही है ये कंपनी, तो हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके शेयर्स का बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमें यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो फाइनेंशियल पोजीशन में ये सारी चीजें को इंक्लूड किया जाता है, जिसके बेसिस पर ये लोग डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पर या नहीं। नेक्स्ट आता है कस्टमर्स। अब देखिए कोई भी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे से हैं, उसकी सप्लाई बहुत अच्छी हो रही है, उसकी डिमांड बहुत हो रही है, तो यहाँ पर कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ, ये कंपनी जो है क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दे रही है, इस कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं किसी भी तरह से केमिकल नहीं है, बहुत अच्छा है, और बेनिफिट बहुत करते हैं इसके प्रोडक्ट। तो कस्टमर के माइंड में भी रहेगा कि देखिए इसके इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे हैं, यानी कंपनी में कुछ तो बात है, इसके प्रोडक्ट जेन्युइन है, और इसके देखिए इसका प्रॉफिट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर हमें इसके प्रोडक्ट लेने चाहिए। ये कोई ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है प्रोडक्ट, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। क्योंकि कोई भी कंपनी अच्छा काम तभी कर सकती है जब सारी पार्टीज उससे खुश होंगे। तो कस्टमर को भी लगेगा कि कुछ तो है इस कंपनी में, जिससे कि यहाँ पर इसका प्रॉफिट इतना बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो ज्यादा टाइम तक रन नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर आता है हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें, तो वो भी इंश्योर हो जाती है फाइनल अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को चेक करके कि कंपनी ने जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सही से डिस्क्लोज की है, वो सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रही है, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके चलती है, टाइमली डिविडेंड देती है। तो यहाँ पर ये सारी पार्टी जो होती हैं, एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं, उनको अकाउंटिंग से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके बेसिस पर वो फर्दर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको
एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहले हम इनके थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या क्या चीजें हैं जो कि होना चाहिए। फर्स्ट आता है रेलिवेंस। अब देखिए रेलिवेंस की बात करें तो यहाँ पर रेलिवेंस का मतलब यहाँ ये है कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो जिस भी पार्टी के लिए प्रिपेयर की गई हैं, अभी हमने बात की इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अगर वहां से और उस इंफॉर्मेशन से उनको हेल्प मिल रही है, जिस तरह का वो डिसीजन लेना चाहते हैं उस तरह का वो डिसीजन ले पा रहे हैं, तभी हमारे लिए वो प्रिंसिपल रेलिवेंट करते हैं। अगर कोई भी चीज़ है आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं और वहां से आपको कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है तो वो आपके लिए बेकार है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है, ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे अभी तक डिस्कस किया, आपके लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आया या फिर आपको इससे कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, अब तक आपने पूरी क्लास ली, 30 मिनट हो गए हैं, 30 मिनट से ऊपर, लेकिन आपको अकाउंटिंग का अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया, तो ये आपके लिए इरेलीवेंट है, आपके कुछ यूज की है ही नहीं, आपको अभी तक कुछ ही नहीं समझ में आया, आपको ये नहीं पता अभी तक कि अकाउंटिंग क्या है, मैंने आज जो भी समझाया वो आपके लिए क्या रहा, यूजलेस रहा। तो यही हमारा रेलिवेंस कहलाता है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो उसके यूजफुल में है या नहीं। ठीक है। सेकंड आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है कि मेन ऑब्जेक्ट होता है कि वो पर्सनल बाइसनेस उसमें ना हो, जजमेंट उसका बिल्कुल फ्री हो, किसी से भी वो बाउंड ना हो कि हाँ मुझे इस यही करना है, भले ही वो उस तरह की चीजें इंफॉर्मेशन ना डिस्क्लोज कर रही हो, लेकिन हम उसको रॉन्ग देंगे लेकिन वो इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेंगे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। वेरीफाई होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया आप कोई भी रिकॉर्ड करेंगे किसी भी चीज का तो उन सबका एविडेंस होना चाहिए, ठीक है, वेरीफाई होना चाहिए कि हाँ ये ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। उसके क्या होता है, जिससे कि अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपको ट्रुथफुलनेस रहेगी, करेक्टनेस रहेगी उसके अंदर इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पर क्या है, किसी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत ही जरूरी है। थर्ड आता है हमारा फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर हम बात करें तो फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पर एक तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर किसी भी तरह की, फिजिबल हो एक तरह से कि वो वहां पर उसको हम बात करें तो कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन ना हो, किसी भी तरह की उनको ज्यादा एक्सपेंडिचर ना हो इन सारी चीजों को करने में, कोई भी आपने मेथड ऐसा अडॉप्ट कर लिया जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है तो वो भी यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए फिजिबल साबित नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर, यानी कि कितने तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं हमें उनको डिस्कस करना है। फर्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस की हम पे बात करें, ये हमारा पॉइंट नहीं है, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर जो बिजनेस जो है वो हमारा एक सेपरेट एंटिटी की तरह यूज किया जाता है या उसको ट्रीट किया जाता है, यानी कि जो ओनर है उससे अलग माना जाता है। इसलिए यहाँ पर सारे जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं वो इस बेसिस पर किए जाते हैं कि एक ओनर और उसके बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग एंटिटी है। जिससे कि क्या होता है, जो कंपनी होती है उसके सेपरेट बुक्स बनाई जाती हैं, उसका जो बैंक अकाउंट होता है वो सेपरेट ओपन किया जाता है। और अगर कोई भी इसलिए तो हम कभी भी कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उस पे, और ये देखते हैं कि जो भी हमने इन्वेस्ट किया है कितना रिटर्न मिलेगा, इसलिए वहां पर सारी रिकॉर्डिंग जो होती है वो सेपरेट की जाती है। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं हम, अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि मनी में हमारे एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड या फिर जो जिनका मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मनी है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और जो हमारे क्वालिटेटिव हो गए एस्पेक्ट उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ ये होता है कि हम ये
यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। हम यही सोच कर नहीं चलते कि हमारा बिजनेस हम आज स्टार्ट करें उतने समय बाद हम बंद कर देंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की तरह यहाँ पे काम करके चलते हैं हम। फिर है हमारा अकाउंटिंग पीरियड इंफॉर्मेशन अजम्पशन। अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशंस की हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर हम इसको हम पीरियोडिक कॉन्सेप्ट या फिर हम टाइम पीरियड अजम्पशन भी बोलते हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी यहाँ पर हम इसको मान के चलते हैं। इस पर हम एक पीरियड इंक्लूड करते हैं जिस पीरियड के बेसिस पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करके चलते हैं कि हाँ हमारा ये पीरियड है, हमें अपने रिकॉर्ड्स इस पीरियड तक कंप्लीट करने हैं, जो कि आप सबको पता है कि हमारे लिए हमारे यहाँ 1 ईयर का पीरियड लेकर चला जाता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किस में होते हैं, हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर होते हैं। हम बात करें अदर वर्ड्स में तो एक्विजिशन कॉन्सेप्ट भी इसको हम बोलेंगे। तो सारे मेजरमेंट सारे ट्रांजेक्शन्स हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे उनको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहा जाता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो डुअल एस्पेक्ट बेस्ड होते हैं। यहाँ भी यानी कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम, कोई भी ट्रांजेक्शन उसका होगा उसका डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। सिंगल सिस्टम को हम यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पर इसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज हमने जितनी भी फॉलो की है तो वहां से हम रेवेन्यू के बेसिस पर लेके चलते हैं। क्योंकि कोई भी हम इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो उससे हमें कितना रेवेन्यू मिलेगा, क्या हमारी रेवेन्यू एक्टिविटी हो रहेगी, ये सारी चीजें हम इसके बेसिस पर लेके चलते हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेस रन नहीं किया जाता, इकोनॉमिक बिजनेस की बात करें तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट की देखिए हम यहाँ पर बात करें तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर अब आपको मैंने बताया कि डुअल एस्पेक्ट होता है। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट में भी यही देखा जाता है कि हमारे पर्टिकुलर पीरियड के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये मैच किया जाता है कि इतने हमारे एक्सपेंडिचर थे, इतनी इनकम थी। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का भी हम यहाँ पर लेके चलते हैं। नेक्स्ट आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक्रूअल जो होता है हमारे इसको हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को भी हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। ये हमें अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो भी हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको लेकर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कैश को लेकर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट है वो हमें पता चलता है कि हाँ देखिए अगर ये रिकवर हो गया तो हम इसे कैश में रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं तो हम इसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट की तरह एक्रूअल बेसिस पर हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे, कभी ना कभी तो ये हमें रिसीव हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को भी हम कैश की तरह ही ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि ये किसी से भी बाइस्ड नहीं होना चाहिए, फ्री सारी जजमेंट होने चाहिए इसके अंदर। जो भी पोजीशन है उसको बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो पोजीशन यहाँ पे शो की जाए, जो रियल पोजीशन है सिर्फ और सिर्फ वही शो करनी चाहिए, किसी से भी बाइस्ड नहीं होनी चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस की यहाँ पर हम बात करें तो फर्स्ट आता है हमारा कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब यहाँ पर ये है जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, फिर वो चाहे हमारी कंपनी के लिए बेनिफिट रहे या कंपनी की हमारे हमारी पोजीशन को डाउन शो करें, कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्क्लोज होना चाहिए। इसीलिए हमारे कंपनीज एक्ट ने बहुत सारे प्रोविजंस हमें दे रखे हैं जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। जो भी उन्होंने हमारे लिए रूल्स बनाए हैं, जो प्रोविजंस दिए हैं, जो सेक्शंस दिए हैं, उन सबको फॉलो करते हुए हमें सारे अपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने चाहिए, जिसके थ्रू फुल डिस्क्लोजर वहां पे बना रहे। सेकंड आता है कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी की यहाँ पर बात करें
तो यहाँ पर कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप कोई भी अपना जो रिकॉर्ड है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन रिकॉर्ड को प्रिपेयर करने की कंसिस्टेंसी कितनी है, यानी कि 1 ईयर। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो वो 1 ईयर में ही प्रिपेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कभी आपने 6 मंथ्स कर लिए, कभी आपने 2 ईयर कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप कुछ भी अपना कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं। कई लोग 1 जन से 31 दिसंबर लेके चलते हैं, कस्ट कई पर्सन मार्च टू अप्रैल लेके चलते हैं, कई पर्सन दिवाली टू दिवाली लेके चलते हैं, तो वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन 1 साल की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशंस ऑफ कन्वर्टिज्म में क्या होता है, यहाँ पर जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। जो भी हमारे अनरियलाइज्ड गेन्स हैं, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है, उनको इग्नोर किया जाता है। और जो हमारे एंटिसिपेटेड लॉस होते हैं उनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि हमारी जो भी फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का हमें लॉस हो रहा है या किसी भी तरह की मिस अनहैपनिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम पहले से अपने पास इतना फंड रखें जिससे कि अगर कोई ऐसी हमारे पास कंडीशन आती है तो हम उसको इजीली उससे डील कर पाए। तो यहाँ पर क्या होता है, खुद को सेफ करने के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है कंजर्वेटिज्म की। ये प्रोविजन क्या होते हैं, हमारे जितने भी नॉन लायबिलिटीज लॉसेस होते हैं उससे बनाए जाते हैं, जिससे कि अगर किसी भी तरह की कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम हो रही है तो हम वहां से उससे डील कर पाए। लास्ट आता है हमारा कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी। देखिए, कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी की बात करें तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल जो होता है वो हमें परमिट करता है जो भी हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको इग्नोर करने में। और इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा मटेरियल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है इस प्रिंसिपल के अंदर। यानी कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को छोड़ के इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी हमारे आइटम्स होते हैं इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट रखते हैं, यानी जिसका कोई भी रेलेवेंस नहीं होता, इररिलेवेंट नेचर के होते हैं, उनको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पर ये है, सिर्फ और सिर्फ वही हम यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं अपने कॉन्सेप्ट या इवेंट्स जो कि हमारे लिए रेलेवेंट साबित होते हैं या फिर जिससे हमारी पोजीशन को इफेक्ट पड़ता है। जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। हम देखिए अकाउंट की बात करते हैं तो इससे पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, हमारे 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल कौन कौन से अकाउंट होते हैं इनका पहले मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, अगर आप चार्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं तो चार्ट फॉर्म में इस तरह से है। 2 तरह के मेनली अकाउंट होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट और एक दूसरा होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। अब इन पर्सनल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है हमारा रियल अकाउंट, दूसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। कई बार बुक्स में इस तरह से भी दिया होता है कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और आप इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, आप इस तरह से करेंगे ये भी आपके लिए सही है, और अगर आप उस तरह से बताते हैं वो भी आपके लिए सही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये कौन कौन से अकाउंट होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल अकाउंट। In this account of natural person, artificial person or representatives person are grouped like person, debtors and creditors. Example राम श्याम कंपनी एंड ड्राइंग अकाउंट। यानी कि पर्सनल अकाउंट के अंदर नेचुरल पर्सन भी आ सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन भी आ सकते हैं और वो पर्सन भी आ सकते हैं जो कि उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि डेटर्स और क्रेडिटर्स। ये कोई पर्सन नहीं होते, ये पर्सन की एक फॉर्म होती है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ ये वो पर्सन है जो हमको कुछ देंगे, ये वो पर्सन है जो हमसे कुछ लेंगे। यानी क्या है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोई पर्सन नहीं होते। और पर्सन, यहाँ पर नेचुरल पर्सन की बात की है तो नेचुरल पर्सन खुद पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि जिसको क्रिएट किया गया है, जैसे कि कंपनी हो गई। कंपनी कोई पर्सन नहीं होती लेकिन उसको क्रिएट किया जाता है, वहां पे उसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है। तो पर्सनल में ये सारी चीजें आती हैं। आई होप ये पर्सनल अकाउंट आपको क्लियर हुआ है। अब हम आ जाते हैं रियल अकाउंट पे कि रियल अकाउंट क्या होता है। देखिए, अकाउंट्स विच रिलेट्स टू असेट्स ऑफ द फर्म बट नॉट डेट। अब आपको पता है असेट्स के अंदर डेटर्स भी आते हैं, तो यहाँ पे बट नॉट डेट लिया गया है, डेटर्स नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ क्या है, ये पर्सन को रिप्रेजेंट करें। और अभी हमने पर्सनल अकाउंट में पढ़ा था कि नेचुरल पर्सन रिप्रेजेंटेटिव्स ये क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल पर्सन्स, सॉरी पर्सनल अकाउंट में आते हैं, हमारे ये पर्सन को रिप्रेजेंट कराएं, इसलिए डेट यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ असेट को इंक्लूड किया जाएगा।
अकाउंट्स ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज एंड पोजेशंस आर इंक्लूडेड इन रियल अकाउंट। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या हैं, रियल अकाउंट के टाइप्स हैं। ऑल आर रियल अकाउंट्स, इट ऑल्सो इंक्लूडेड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अब देखिए, आप ये पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की, या डी ट्रिपल एस बी की बात करें, या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि अच्छा ये बताइए, जो कैश है हमारा किस तरह का अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या पर्सनल अकाउंट है, तो ये कौन सा है, रियल अकाउंट। और ये पूछा जाता है कि अच्छा ड्राइंग्स बताइए किस तरह का अकाउंट है, अच्छा ये बताइए राम्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा कि ये अकाउंट कौन कौन से हैं, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो आप इजिली इनके आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको रियल अकाउंट भी समझ में आ गया है। इसके अंदर सारे टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स आते हैं। इसके अंदर हम बस डेटर्स जो होते हैं उनको एक्सक्लूड करते हैं, और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी इनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है। थर्ड आता है, जो कि लास्ट है हमारा इसका टाइप, वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए, अकाउंट्स विच रिलेट्स टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट। आर नॉमिनल अकाउंट्स लाइक सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं। These accounts are also known as temporary accounts because depending upon their nature। अब ये टेम्पररी होते हैं, देखिए ये नेचर के अकॉर्डिंग इसलिए कहे गए हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये ऑल टाइम के लिए क्रिएट की गई हो, या फिर ये हमेशा, जैसे कि रेंट है। अब रेंट एक होता है, आपने किसी बिल्डिंग का रेंट दिया तो ये तो टेम्परेरी नहीं है, आप जब तक रहेंगे तब तक उसका रेंट देना है। लेकिन एक रेंट होता है, आपने बाहर से कुछ सामान मंगाया, लेकिन वो वन टाइम था आपका वो, ठीक है, तो वो क्या था, वन टाइम आपने उसका रेंट दिया, यानी कि आपने उसका भाड़ा दिया, तो वो तो टेम्परेरी था ना। ऐसा तो नहीं ना आप दोबारा से उसी को मंगाएंगे, तो कुछ टेम्परेरी होते हैं इसके अंदर, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के हो सकते हैं। अब आपको ये भी पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, तो ये हमारे कुछ अकाउंट्स होते हैं, उनके अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। वो कौन कौन से अकाउंट हैं, वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आ जाते हैं हमारे, जो होते हैं हमारे डायरेक्ट नेचर के, और P&L अकाउंट में कौन से जाते हैं, जो होते हैं हमारे इनडायरेक्ट नेचर के। ठीक है। और ये कब क्रिएट किए जाते हैं, जो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्रिएट किए जाते हैं, उसके अंदर हम ट्रांसफर करते हैं। आपने देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं, और हमारे P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं सारे। अब देखिए, यहाँ पे हम गोल्डन रूल्स की बात कर लेते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज याद रखिएगा हमेशा। जब तक आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको पता होने चाहिए अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब कई स्टूडेंट को इनको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, तो हमने उसके लिए ट्रिक भी बना रखी है। तो ऊपर आई बटन होगा, मैं वहां पर उस पर मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा, नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में वहां पर उसका लिंक दे दूंगी, तो आप जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें, तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल बना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो भी रिसीवर होगा, जो भी रिसीव होगा, वो क्या किया जाएगा, डेबिट। ये सारी चीजें तब मायने रखती हैं जब हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करेंगे। जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो वहां ये सारी चीजें क्या होंगी, हमें याद रखनी है, इसके बिना हम जर्नल एंट्रीज नहीं कर सकते हैं। रियल अकाउंट की बात करें तो देखिए, रियल अकाउंट में आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो हमारे पास आएगा उसको क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो हमारे पास से गया। सिंपल रूल है ये। नॉमिनल अकाउंट के लिए है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि आपने वेजेस दी, ठीक है, तो वेजेस क्या होता है, डेबिट होता है। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी हमारे पास इनकम आई है वो हम क्या करते हैं, या हमें कोई किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है, गेन होता है, वो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। अब देखो, इसके चाहिए चार्ट फॉर्म में भी, अगर आप इस तरह से नोट करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके थ्रू भी आप इजीली, अगर आपको ये चार्ट आपके माइंड में रहेगा
तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो इस तरह से आप अपने नोटबुक में चार्ट बना के रखिए। चार्ट से क्या होता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर हम कोई भी चीज़ चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं या चार्ट के फॉर्म में उसको हम रिवीजन करने की कोशिश करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रहती है। इसलिए कोशिश करा करिए, अगर कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर डिफिकल्ट है, तो आप उसको चार्ट फॉर्म में बना के याद करिए। बहुत जल्दी याद होगा और बहुत लंबे टाइम तक आपके माइंड में वो रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक है फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगी कि वो आपको चार्ट के फॉर्म में डिस्क्राइब कर पाऊँ, क्योंकि चार्ट एक ऐसी चीज है जिससे, जैसे कि आपने सुना होगा माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होती है, जिसके थ्रू हम वो सारी चीजों को एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ लर्न भी कर सकते हैं। और बहुत इंप्रेसिव भी लगता है। अपने नोटबुक में आप अपने एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे तो टीचर को भी वो हाईलाइट होगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये तो अलग बात थी। वापस से डिस्कशन पे आ जाते हैं, हम बहुत आगे निकल जाते हैं बात करते करते। देखिए ये अकाउंट्स हैं, ये इसके रूल्स हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम जर्नल पर। जर्नल क्या है, देखिए द बुक इन विच अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि सबसे पहले जो बुक प्रिपेयर की जाती है, सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जिस बुक के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल। इसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सबसे पहले जो कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको आपने तुरंत नोट कर लिया, वो हमारी कहलाती है ओरिजिनल एंट्री या फिर जर्नल। जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर इन विच दे अकर, यानी कि जिस ऑर्डर में वो अकर होते हैं उस ऑर्डर में वो नोट कर लिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज क्या डेट है, आज है 3 जनवरी। अब 3 जनवरी को कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ वो मैंने आज ही नोट कर लिया। 4 को होगा वो मैं 4 तारीख को नोट कर लूंगी। डेट वाइज इसमें नोट किया जाता है, तो जैसे जैसे वो इनकर होते हैं वैसे वैसे उनको क्या कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो इससे क्या होता है, डेट वाइज इसमें सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जैसे कि हम, ये क्या हो गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब देखिए जर्नल का फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। वैसे तो आपने जर्नल बनाए होंगे, जर्नल एंट्रीज किए होंगे, तो आपको फॉर्मेट पता होगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है जो कि बेसिक क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि जर्नल में कितने कॉलम बनाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिए, जर्नल में 5 कॉलम बनाए जाते हैं। ये फर्स्ट कॉलम डेट का होता है, ये सेकंड होता है पर्टिकुलर का, ये पीआर होता है हमारा थर्ड कॉलम, और अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं जो कि हमारा डेबिट का होता है और ये हमारा क्रेडिट का होता है। ठीक है, तो ये 5 कॉलम होते हैं। इसको देखो डेट वाइज है, 1 जनवरी, 4 जनवरी, 10 एंड 31st, यानी कि ये डेट वाइज होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। ऊपर आपको जर्नल लिखना इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर लिखना होता है। पीआर एंड अमाउंट के आपको 2 कॉलम बनाए जाते हैं, एक होता है आपका डेबिट का और एक होता है आपका क्रेडिट का। ठीक है, और नीचे जब आप ये यहाँ पर डिटेल में लिखते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नरेशन। ठीक है, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पर देखिए एक गड़बड़ है, इनके अंदर अकाउंट नहीं लिखा हुआ है। आपको अकाउंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अच्छा हुआ ये नहीं था, मैं आपको यहाँ पे भी समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैश, अब देखिए कैश के आगे ना अकाउंट लिखा है और ना ही यहाँ पर क्या लिखा है, डीआर। ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू। पता नहीं ये इस तरह से क्यों दे रखा है, यहाँ पे क्रेडिट में टू लिखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि कैश अकाउंट, डीआर मतलब डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट, इस तरह से एंट्रीज होती हैं। कैपिटल अकाउंट, अकाउंट लिखना इंपॉर्टेंट होता है। और बोर्ड में यही सब चीजें देखी जाती हैं। बोर्ड में इनके बहुत मार्क्स कटते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि हमने तो पूरी तरह से वही जर्नल एंट्री की थी जो इसके होंगे, फिर भी हमारे मार्क्स इतने क्यों नहीं आए। सिर्फ यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनकी वजह से आपके मार्क्स कट होते हैं। अकाउंट लिखना कंपलसरी है, आगे टू लिखना कंपलसरी है, नहीं तो पता कैसे पड़ेगा कि ये क्रेडिट की है। ठीक है, क्योंकि उनको तो बस नंबर आपके काटने हैं। एक छोटी सी आपने गलती की, वहीं पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में आपको नरेशन लिखनी होती है जिससे पता पड़े कि ये जो एंट्री की गई है किस चीज की गई है। तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आ जाते हैं कैश बुक पर कि कैश बुक क्या होती है। कैश बुक, द कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री देखिए इसको भी क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे ही कोई कैश ट्रांजेक्शन होता है यहाँ पर सबसे पहले उसको नोट कर लिया जाता है, इसलिए जो ओरिजिनल एंट्री है। सिंस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम
फ्रॉम द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पे एविडेंस की बात की गई है, जो भी आप वाउचिंग आपको मिलेगी, बिलिंग मिलेगा, उसके बेसिस पर। The cash book is larger in the sense that it is designed in the form of cash account and record cash receipts on the debit side and cash payment on the credit side। अब देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि लार्जर क्यों होती है। देखिए कैश बुक लार्ज इसलिए होती है, कल भी हमने इसके करेक्टरिस्टिक की बात की थी अकाउंटिंग के, तो वहाँ पे क्या डिस्कस किया था बार बार कि इसमें क्या होते हैं, मॉनेटरी आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन होते हैं। अब देखिए जब मॉनेटरी टर्म्स में सारी चीजें होंगी तो ट्रांजेक्शन्स भी तो काफी होंगे, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन्स तो डेली होंगे। अब जब ट्रांजेक्शन डेली होंगे तो वहां पर क्या होगा, उनकी जो नंबरिंग होगी या फिर उनकी जो हम बोल रहे हैं कि वो ट्रांजेक्शन क्या होंगे, लार्ज क्वांटिटी में होंगे, तो उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उनको रिकॉर्ड भी हमें ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए कैश बुक वहाँ पे बहुत बड़ी प्रिपेयर की जाती है, इन द सेंस लार्ज वहाँ पे क्रिएट की जाती है। और इसमें इसको यहाँ पे रिकॉर्ड किस तरह से किया जाता है, जो भी हमें कैश रिसीव होगा वो हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जो भी हमारे पास से कैश पेमेंट किया जाएगा वो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, आई होप कैश बुक भी आपको क्लियर है, और कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज 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 आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितनी भी बार पूछ सकते हैं। आप ये मत सोचेगा कि आपने एक या दो बार क्वेश्चन पूछ लिया मैं इरिटेट हो रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ये एक फॉर्मेट देख लीजिए कैश बुक का, ये कैश बुक है, इसमें देखिए यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, ये LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब अगर आपने लेजर से कोई भी यहाँ पे एंट्री करी है तो आपको यहाँ पे उसका नंबर लिखना होगा, जिससे कि बाय चांस मुझे ये देखना है कि ये सेल्स अकाउंट की एंट्री जेन्युइन है या नहीं। तो यहाँ पे अगर मेंशन किया होगा 4th नंबर या 5 नंबर जहां भी उसकी एंट्री है, तो मैं ठीक उसी पेज पर जाके लेजर से इसको क्या कर सकती हूँ, क्रॉस वेरीफाई कर सकती हूँ कि हाँ ये एंट्री जेन्युइन है। ठीक है, तो यहाँ पर लेजर फोलियो हो गया हमारा। फिर आगे अमाउंट, ये हमारा अमाउंट है, कौन सा अमाउंट है, डेटर, DR, ऊपर आपको DR लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे CR लिखा है ऐसे DR। फिर अगेन डेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, ये हमारा क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, जैसे कि आप देखो यहाँ लिखा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे 2 लगाया गया है, यहाँ Y लगाया गया है, ये 2 और Y लगाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारी कैश बुक की परफॉर्मा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक पर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैश बुक होती है हमारी कितनी तरह की होती है। तो देखिए कैश बुक जो होती है हमारी 3 तरह की होती हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं ये कैसे कैसे होती हैं। देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक, इसको थ्योरी में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको ऐसे ही फॉर्मेट के थ्रू समझा देती हूँ, थ्योरी तो आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इतने मैच्योर हो गए हैं, और नहीं भी आपको समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए सिंगल कॉलम कैश बुक, जो अभी मैंने आपको स्पेसिमेन बताया था कैश बुक का, वो भी आप सिंगल कॉलम कैश बुक उसको कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये DR का होता है, ये CR की होती हैं एंट्रीज, सेम वही फॉर्मेट है, डेट रिसिप्ट लेजर फोलियो अमाउंट, डेट रिसिप्ट लेजर फोलियो अमाउंट। ठीक है, ये है हमारा, ये इसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉलम है यहाँ पे, वो है हमारा अकाउंट का। ठीक है, एक कॉलम है। अब देखिए आप खुद ही इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, सारी चीजें वही होती हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, वाउचर नंबर, PR और डिस्काउंट कैश, बस यहाँ पे देखो डिफर क्या है, सारी चीजें वही हैं, बस एक कॉलम यहाँ पे डिस्काउंट का बना दिया जाता है, इसलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। ये हमारा कैश बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा, जो भी हम कैश के साथ डिस्काउंट देंगे या हमको मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं डिस्काउंट में। ठीक है, तो दूसरा कॉलम किसका बनेगा, डिस्काउंट का, डबल कॉलम कैश बुक में, इसलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। अब देख लीजिए 3 कॉलम कैश बुक में क्या डिफरेंस है। 3 कॉलम कैश बुक में देखिए सेम वही चीज है, डिस्काउंट है, कैश है, लेकिन थर्ड कॉलम किसका बना दिया यहाँ पे, बैंक का, ये रहा बैंक का। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में सिर्फ कैश आएगा, सेकंड कॉलम कैश बुक में कैश और डिस्काउंट का बनाएंगे, और थर्ड कॉलम में कैश बनेगा, डिस्काउंट बनेगा और बैंक का कॉलम बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है, और अगर प्लीज क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे।
और अगर आपको नहीं पसंद आती है तो प्लीज डिसलाइक भी जरूर कर सकते हैं। अब आता है पिटी कैश बुक। अब देखिए पिटी कैश बुक क्या होती है, इसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें पिटी कैश बुक की, तो हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस डे टू डे होते हैं जो कि बहुत बार होते हैं, दिन में कई बार होते हैं उस तरह के एक्सपेंसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेशनरी की बात करें। अब कभी कंपनी में या हमारे बिजनेस के अंदर पेन परचेज होकर आ रहा है, कभी स्केल है, या बहुत सारी स्टेशनरी चीजें होती हैं, शार्पनर है, या फिर कोई बुक है, कोई नोटबुक है, आप उसको परचेस करके ला रहे हैं। तो वो क्या होता है, ऐसा होता है अभी आपने परचेस कर ली या फिर थोड़ी देर बाद कर ली, तो ये क्या होती है, बहुत सारी होती है इस तरह के एक्सपेंसेस। तो आप इसको एक एक करके कैश बुक में लिखने लगे तो आपको क्या बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और कई बार क्या होता है, उसको आप कैश बुक में क्या होता है कि ये सब चीजें आपको नीट एंड क्लीन प्रिपेयर करनी होती हैं, लेकिन आप बार बार उसको एंट्री करेंगे तो वो क्या होती है, खराब हो जाती है। और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस को डेली डेली यहाँ पर रिकॉर्ड करें। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए एक अलग से बुक प्रिपेयर की जाती है जिसको बोला जाता है पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक का मेन पर्पस क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जो भी स्मॉल पेमेंट्स होंगे लार्ज नंबर पर, उनको यहाँ पे नोट कर लिया जाता है। इनका अमाउंट जो होता है बहुत कम होता है। और पिटी कैश बुक के लिए जो कैशियर होता है उसको हम पिटी कैशियर के नाम से भी जानते हैं। उसको क्या होता है, जो हमारा कैशियर होता है वो पिटी कैशियर को कुछ अमाउंट दे देता है डेली का, कि लो ये आपके पैसे हैं, इनको आपको खर्च करना है। अब डेली के जो भी खर्चे होंगे वो आप इसी पैसों से निपटाना, ठीक है। तो उसको एडवांस दे दिया जाता है, वो उसी के बेसिस पे खर्चे करता है। और अपनी जो पिटी कैश बुक है उसमें वो सारी चीजें नोट कर लेता है, और जो भी उन्होंने टाइम आपस में डिसाइड किया है, मंथली वीकली, उसकी रिपोर्ट जाके वो अपने कैशियर को दे देता है। कैशियर क्या करता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको इंक्लूड करके सिर्फ एक हेड में उन सबको मेंशन कर दे। जैसे कि मैंने कहा कि पेन आया, नोटबुक आई, डायरी आई, और शार्पनर आया, इस तरह की सारी चीजें। अब वो एक एक करके तो लिखेगा नहीं, वो क्या करता है यहाँ पर कि जो हमारी स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी के हेड में वो सारे जो भी खर्चे हुए हैं उन सारी चीजों को परचेज करने में एक बार में उनको लिख देता है, ठीक है। अब देखिए पिटी कैश बुक का यहाँ पे एक मेन एडवांटेज भी क्या है। पिटी कैश बुक में कभी भी कोई भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। इसका भी एक लॉजिक है। देखिए क्रेडिट बैलेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैशियर, पिटी कैशियर को क्या करता है, पहले से अमाउंट दे देता है जिसके बेसिस पर वो खर्चे करता है। अब आपको जितने पैसे मिले हैं आप उतना ही खर्चे करोगे, तो आपके पास क्रेडिट बैलेंस बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका एक भी फायदा होता है, और इससे क्या होता है कि आपकी जो कैश बुक होती है, मेन कैश बुक, वो आपकी नीट एंड क्लीन रहती है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड पिटी कैश बुक में किए जा रहे हैं। आई होप यहाँ पर आपको पिटी कैश बुक भी क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम पर। अब इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, देखिए पिटी कैश बुक को मेंटेन करने के मेथड को हम इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर पिटी कैश बुक को मेंटेन किया जाता है। पिटी कैशियर इज गिवन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द बिगिनिंग ऑफ द फिक्स पीरियड। सेम यही बात यहाँ पे की गई है कि पिटी कैश बुक को यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट दे दिया जाता है एक फिक्स पीरियड के लिए, कि आपको ये खर्चा करना है। फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते का उनको कह दिया कि ये रहे 500 रुपये, एक हफ्ते के लिए आपको ये रखना है, और आप जो भी एक्सपेंसेस होंगे आप इन 500 रुपये से कर सकते हैं। तो एक फिक्स पीरियड के लिए एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है, जिसके बेसिस पे पिटी कैशियर जो है सारे खर्चे करता है, ठीक है। और फिर बाद में एक हफ्ते के बाद उस पूरी रिपोर्ट कैशियर को दे दी जाती है, जिसके बेसिस पर वो कैश बुक में उन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ इम्प्रेस्ड सिस्टम पिटी कैश बुक। अब इसके क्या क्या एडवांटेज हैं हम ये डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स। कंट्रोल ओवर मिस्टेक्स की देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, उससे क्या होता है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का कैशियर गड़बड़ करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इजिली पता चल जाता है पिटी कैश बुक में देख के कि ये सारे खर्चे हुए थे। इसके बेसिस पर
इतना हमारे जो स्टेशनरी इतने की है, ये हमारे खर्चे इतने के थे, लेकिन कैशियर कुछ और दिखा रहा है, तो पिटी कैश बुक से हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ओवर देयर एक्सपेंसेस, अब इससे क्या होता है, एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहाँ पर उसको जितने पैसे दिए गए हैं पिटी कैश बुक में, पिटी कैशियर को, वो उतने ही खर्चे करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होने के चांसेस हैं वो वहां पे कम हो जाते हैं। थर्ड है कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय मेन कैशियर। अब मेन कैशियर भी यहाँ पर क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है पिटी कैशियर को, कि वहां पर क्या होगा, कि वो सारी चीजें डेली, जैसे मैंने आपको बताया वीकली होता है या फिर हर फोर्थ डे वो कर सकता है, तो इससे क्या होगा, वो डेली चेक करेगा। तो इससे जो पिटी कैशियर है, उसकी ऊपर वो हमेशा निगरानी रख सकता है कि ये एक्स्ट्रा खर्चे तो नहीं कर रहा है, जो भी इसने एक्सपेंस किए हैं वो रियल में आ रहा है या नहीं कंपनी के अंदर, वो सारी चीजें इससे क्या होता है, कंट्रोल करके रख सकते हैं। फिर है कंट्रोल ओवर फ्रॉड। अगेन वही चीज है कि वो वहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन फॉल्स नहीं दिखा सकता, वहां पर उस वो जो भी फ्रॉड होगा उनको कंट्रोल करके रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ट्रायल बैलेंस पे। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? Trial balance is a statement of debit and credit balance taken out from the ledger accounts including cash book। अब देखिए ट्रायल बैलेंस जो होता है, ये हमारे लेजर के बाद प्रिपेयर किया जाता है। कैश बुक भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, और इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड यहाँ पे कॉलम बनाए जाते हैं जिसके अंदर सारे बैलेंस को इंक्लूड किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। ये थर्ड फेज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट फेज क्या है, जर्नल, सेकंड है हमारा लेजर, एंड थर्ड है हमारा ट्रायल बैलेंस। आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट इन द लेजर, a statement is prepared to show separately the debit and the credit balance so that verification of the accuracy of posting may be done। यानी कि यहाँ पे एक्यूरेसी बनी रहती है, उसकी वेरिफिकेशन होता रहता है। दिस स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। इसलिए ये स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम, ट्रायल बैलेंस। अब देखिए ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी देख लेते हैं कि इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है जिसके अंदर हम यहाँ पर ये है हमारा नंबर्स, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। अगेन यहाँ पे लेजर फोलियो के नंबर्स लिखे जाते हैं, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का बैलेंस जो है वो सेम होना चाहिए, तब माना जाता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है, जो भी एंट्रीज की गई हैं वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि आपको पता है, आप कोई भी सिस्टम फॉलो करते हैं, कुछ भी अडॉप्ट करते हैं, सबकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस के ऑब्जेक्टिव्स की, कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट आता है टू असर्टेन द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। देखिए इससे क्या होता है कि जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी हमारी बनी रहती है, क्योंकि इससे हमारा, मैंने आपको बताया कि इसमें बैलेंसेस क्या होते हैं, मैच होने चाहिए, और बैलेंसेस मैच होते हैं तो ये माना जाता है कि हमारी जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है बिल्कुल सही है, हमारे डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों ट्रांजेक्शन्स, दोनों रिकॉर्ड्स किए गए हैं। ठीक है, सेकंड है टू हेल्प इन लोकेटिंग, और वी कैन से टू हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर। अब देखिए, अगर हमारे बैलेंसेस नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारी किसी बुक में एंट्री करने से रह गई है या फिर हमने कहीं भी गलत एंट्री कर दी है। ठीक है, थर्ड है हमारा टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस हमारा सबसे बड़ी हेल्प ये करता है कि इससे हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस से हमें इजीली होता है सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, और ये हमारी हेल्प करता है फाइनेंशियल अकाउंट को प्रिपेयर करने में। फोर्थ है टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ अ लेजर अकाउंट। अब यहाँ पे क्या होता है, इससे हमें समरी मिल जाती है लेजर अकाउंट की, कि लेजर अकाउंट में सारी बुक्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जा रही हैं, उनमें प्रॉपर उसी तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रांजेक्शन्स हैज नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल। अब इसमें इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर ही नहीं हुआ है तो वो यहाँ पे हमें पता चलेगा ही नहीं। कंप्लीटली ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन दी जर्नल, अब कोई भी ट्रांजेक्शन है ना वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया गया था ना वो क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ हम क्या बात कर रहे थे कि बैलेंस मिलना चाहिए, तो बैलेंस तो हमारा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक ट्रांजेक्शन हमारा रह गया है जो कि ना डेबिट साइड हुआ ना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुआ। तो ये इसका ड्रॉबैक है, ये हमें इससे पता नहीं चलता है। सेकेंड लिमिटेशन है अ रॉन्ग अमाउंट
हैज बीन बोथ डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इन द जर्नल। अब कोई भी अमाउंट है, डेबिट साइड भी कहीं पर वो 20 रुपीज कम लिख गया और कहीं पे वो 20 रुपीज ज्यादा लिख गया। 800 लिखना था, यहाँ पे हमने ज्यादा लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ कम लिख दिया या यहाँ ज्यादा लिख दिया, तो इससे क्या होगा कि हमारा बैलेंस तो मिल जाएगा, लेकिन कहाँ पे गड़बड़ हुई, किसी ट्रांजेक्शन में ऐड करने थे वहां ऐड ना करके दूसरी जगह, लेकिन उसी साइड हमने ऐड कर दिए, तो ये हमारी वहां पे बैलेंस तो मिल जाएगा लेकिन हमारी एरर तो बनी रहेगी ना। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। फिर है अ रॉन्ग अमाउंट हैज बीन मेंशन इन द जर्नल। अगर कोई रॉन्ग अमाउंट भी मेंशन कर दिया है, फॉर एग्जांपल हमें 800 मेंशन करने थे और हमने 8000 लिख दिए दोनों साइड, तो ये भी क्या है, हमारा रॉन्ग है, मैच कर जाएगा बैलेंस, लेकिन वो रॉन्ग क्या हो गई, हमारा अमाउंट वहां पे इंक्लूड हो गया। तो ये कुछ गड़बड़े होती हैं जो कि हमें लेजर के थ्रू या हम बात करें ट्रायल बैलेंस के थ्रू पता नहीं चलती हैं। A transaction entered in the journal but not posted at all in the ledger। अब कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि जर्नल में तो है लेकिन वो लेजर में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, और आपको पता है लेजर की हेल्प से ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जब वो लेजर में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस में भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो गड़बड़ क्या हुई, स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हुई, लेकिन वो गड़बड़ क्या रहेगी, आगे तक बनी रहेगी। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि हमें ये सब चीजें पता ही नहीं चलती हैं। इसलिए मैं आपसे शुरू से ये समझा रही हूँ कि जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो स्टार्टिंग से ही हमें अच्छे से बना के चलने चाहिए, जिससे कि आगे तक कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कहीं भी एक गड़बड़ हुई जिससे हमारे पूरे अकाउंट क्या होंगे, पूरे रिकॉर्ड्स, पूरे अकाउंट्स हमारे खराब हो जाएंगे। लास्ट है इन लेजर एंट्रीज पोस्टेड ट्वाइस टाइम। अगर लेजर में हमारी कोई भी एंट्री 2 बार पोस्ट हो गई है तो यहाँ पे उसका पता नहीं चलेगा, अगेन बैलेंस मिल जाएगा। क्योंकि मेन चीज हम ट्रायल बैलेंस में क्या देखते हैं, बैलेंस मिल गया। और एक और चीज होती है, बैलेंस नहीं भी मिलता है तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट के नाम से वहां पे डाल देते हैं और आगे अपने क्या करते हैं, रिकॉर्ड बनाने स्टार्ट कर देते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि हम सस्पेंस अकाउंट में डाल के बस मैच कर देते हैं और आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ड्रॉबैक हैं जिसकी वजह से सही इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के क्या क्या मेथड हैं। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के कुल 2 मेथड हैं, बैलेंस मेथड एंड टोटल अमाउंट मेथड। बैलेंस मेथड की बात करें तो इसके अंदर हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए हम सारे अकाउंट्स को के डेबिट बैलेंस को शो करते हैं लेजर में और उनको डेबिट साइड में शो कर देते हैं, और जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं उनको क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, मतलब जो भी बैलेंसेज हैं डेबिट के डेबिट साइड में, क्रेडिट के क्रेडिट का साइड में शो कर देते हैं। तो ये हमारा कहलाता है बैलेंस मेथड। अब टोटल अमाउंट मेथड की बात करें तो इस मेथड के हम जो भी हमारे डेबिट आइटम्स होते हैं, क्रेडिट आइटम्स होते हैं, जो कि उनको लेजर में प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं हम ट्रायल बैलेंस में, यानी कि उसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस के अंदर इसमें जो पोस्टिंग होती है, इसमें पोस्टिंग की जाती है जो हमारे लेजर से, इसमें सिर्फ बैलेंस इंक्लूड किया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, पूरी एंट्रीज वहां पे इंक्लूड की जाती हैं। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, सेम, लेकिन जो मैंने लिमिटेशंस बात कही वो दोनों ही मेथड में बनी रहती हैं। ठीक है, फर्स्ट आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इन बुक कीपिंग पोस्टिंग मीन्स, यानी कि बुक कीपिंग के अंदर जो पोस्टिंग की जाती है आपको बताना है उसका क्या मतलब होता है। फर्स्ट है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द जर्नल टू लेजर, यानी कि जर्नल से लेजर में ट्रांजेक्शन करना, उसको रिकॉर्ड करना, क्या ये कहलाता है बुक कीपिंग। सेकेंड है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल। थर्ड है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द सब्सिडरी बुक। और फोर्थ है हमारे टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें से बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग हमने अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये जाना था कि बुक कीपिंग के अंदर होता है का मतलब होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो हमारा बुक कीपिंग कहलाता है। तो देखिए, उस चीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, वो हमारा कहलाता है बुक कीपिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जर्नल से लेजर में करना ये हमारा पोस्टिंग होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे पोस्टिंग पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्टिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम बुक कीपिंग की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ये जर्नल में ट्रांजेक्शन करना बुक कीपिंग कहलाएगा,
और सब्सिडरी की बात करें तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, सब्सिडरी बुक में हम कब ट्रांसफर करते हैं, जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। और हम कैश बुक में कब ट्रांसफर करेंगे, जब हम कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं। अगेन ये हमारा लेजर का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे पोस्टिंग पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। जो हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम बुक कीपिंग। आई होप यहाँ आपको क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट में आप लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। द बेसिक रूल ऑफ बुक कीपिंग, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू। यानी कि आपको बताना है बुक कीपिंग के अंदर कि जो भी डेबिट हम रिसीव कर रहे हैं उसे डेबिट करेंगे, और जो भी हमें दिया जा रहा है यानी जो भी हम देंगे उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये किसका रूल है आपको ये बताना है। तो मैंने आपको जो थ्योरी क्लासेस करी थी तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि किस तरह से हम ये अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अकाउंट के अंदर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो देखिए यहाँ पर पाने वाले को क्या किया जा रहा है, डेबिट, और जो हम दे रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। तो ये किसमें है, नॉमिनल, रियल, पर्सनल या ड्राइंग। तो देखिए ये हमारा बताता है पर्सनल अकाउंट को। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे नॉमिनल अकाउंट की, आपने नॉमिनल अकाउंट को भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम यहाँ पर आए तो नॉमिनल अकाउंट में आता है जो भी हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स लॉस होते हैं वो हमारे आते हैं डेबिट में, और जो भी हमारे इनकम्स और प्रॉफिट्स होते हैं वो होते हैं हमारे क्रेडिट में। वहीं अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो देखिए रियल अकाउंट के अंदर जितने भी हमारे पास असेट्स या फिर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमें रिसीव होगी वो हम डेबिट करेंगे, और हमारे पास से कोई भी ऐसी जैसे कैश है या कोई भी असेट हमारे पास जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये थे इनके रूल्स, हम लोगों ने ये डिस्कस किए थे, तो आप एक बार फिर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। थर्ड है रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्न व्हेन, यानी कि रेवेन्यू कब ऐसे कंसिडर्ड किया जाएगा कि हमने उसको अर्न कर लिया है। याद रखिए यहाँ पे अर्न की बात की जा रही है, यहाँ पर ये बात नहीं की जा रही कि हमने उसको रिसीव कर लिया है। अर्न कर लिया और रिसीव कर लिया है, दोनों में बहुत अंतर है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कैश इज रिसीव्ड, प्रोडक्शन इज डन, सेल इज अफेक्टेड, परचेज इज डन। तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू की बात की जा रही है। रेवेन्यू यानी आपके पास कुछ आ रहा है, कोई इनकम आ रही है। तो परचेज के अंदर आपके पास कोई इनकम नहीं जाती, आपके पास यहाँ आती नहीं है, आपके पास से जाती है। तो देखिए परचेज इज डन तो कट गया। और मैंने अभी आपको बताया कि रेवेन्यू इज बीइंग अर्न है। अर्न का मतलब यहाँ पर होता है आपने उसको कमा लिया है। अब यहाँ पे कैश की बात नहीं कर रहे कि कैश आपको मिला है या नहीं, बस आपको जो ड्यूटी दी गई थी वो आपने कर दी है। यानी कि आपने वहां पे इनकम अर्न कर ली है लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पे कैश इस रिसीव्ड भी हमारा कट गया। आप लोग भी आंसर करिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होता है इसका आंसर। प्रोडक्शन इज डन, प्रोडक्शन इज डन से हमारा कोई ये पता नहीं चल रहा कि हमने रेवेन्यू हमारा अर्न कर लिया है या रिसीव कर लिया है, क्या चीज़ है, लेकिन हमारा सेल से यहाँ पता चल रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। सेल से यहाँ इसलिए पता पड़ रहा है, देखिए हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो यहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, कि यहाँ पर हमारा हमने वो अपनी इनकम क्या है, जनरेट कर ली है। अब सामने वाले पर्सन को चाहे वो अभी दे हमें वो उसका अमाउंट या बाद में दे, लेकिन उसको देना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेल हमने करी है। तो अब वो लायबल है हमें अमाउंट देने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू तो हमने अर्न कर लिया है, अब रिसीव किया है या ना किया है ये अलग बात है। तो यहाँ पे जब हमारी सेल अफेक्ट होती है तब ये वाली सिचुएशन अराइज होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। हम क्लास के बीच में उनको डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेबिट मीन्स। अब डेबिट का क्या मतलब होता है हमें ये बताना है। ऑप्शन है डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, एन एंट्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, या फिर मॉडरेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेबिट की, तो आप बताइए क्या होगा इसका मतलब, आंसर करिए। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका। देखिए हम डेबिट की बात कर रहे हैं, तो आपने इतने सारे अकाउंट्स अभी तक प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी हम अकाउंट बनाते हैं इस तरह से बनाया जाता है। ये हमारा क्या हो गया, डेट का कॉलम, ये हमारा पर्टिकुलर का कॉलम हो गया।
ये हमारा अमाउंट का, देन फिर डेट का, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डेबिट, और ये इस वाले पोर्शन में लिखते हैं क्रेडिट। यानी कि ये हमारा राइट साइड पे क्रेडिट है और लेफ्ट साइड पे क्या है, हमारा डेबिट। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है थर्ड वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी कोई भी एंट्री जो फिर हम अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड पर बनाते हैं उसको बोला जाता है क्रेडिट, और अगर हम उसको राइट हैंड साइड पर बनाएंगे तो उसको बोला जाएगा क्रेडिट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। देखिए ये एक इमेज है, इससे आप समझ सकते हैं जैसे कि असेट अकाउंट आपने प्रिपेयर किया, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपने डेबिट लिखा और ये क्रेडिट आपने लिखा राइट हैंड साइड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग अकाउंट इज रिलेटेड टू। अभी ड्राइंग्स अकाउंट होती हैं, आपको पता है ड्राइंग्स क्या होती हैं, जब कोई पर्सन अपने ही बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान निकालता है, गुड्स यूज करता है, तो वो ड्राइंग कहलाती है। तो ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या फिर कंपनीज ड्राइंग अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ड्राइंग्स अकाउंट की, तो देखिए ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। नॉमिनल अकाउंट क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात की जा रही है ड्राइंग की, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप खुद बताइए, इसका आंसर आप दे सकते हैं। बताइए इसका क्या आंसर होगा, नॉमिनल होगा या फिर पर्सनल अकाउंट होगा, या फिर इसका अकाउंट हम अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो होगा हमारा रियल अकाउंट। इन तीन में से कौन सा अकाउंट हमारा हो सकता है। देखिए ड्राइंग अकाउंट की यहाँ पर बात करें तो ड्राइंग अकाउंट हमारा एक तरह से अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे कोई भी अकाउंट जो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे ड्राइंग अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं हमें ये बताना है, इनमें से कौन सा, बैंक अकाउंट, कमीशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो देखिए आप, शॉर्ट में आपको मैं एक चीज लिखा देती हूँ। देखिए जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं उसमें पर्सन आते हैं या फिर ऐसी चीज आएंगी जो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि कंपनी हो गया, एक किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा रियल अकाउंट। देखिए रियल अकाउंट में हमारे जितने भी असेट्स होंगे या जितने भी राइट्स होंगे, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ये हमारे राइट्स हैं। ठीक है, तो जितने भी राइट्स हैं, जितने भी असेट्स हैं, वो हमारे रियल अकाउंट में जाते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये रियल अकाउंट है। वहीं अगर हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे, तो देखिए नॉमिनल अकाउंट में हमारे जितने भी प्रॉफिट, लॉस, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो इसमें नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा यहाँ पर, यस बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा कमीशन अकाउंट, क्योंकि कमीशन हमारे लिए क्या है, एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। वहीं अब हम बैंक अकाउंट की बात करें तो ना ही कोई प्रॉफिट, लॉस, इनकम या एक्सपेंडिचर को शो कर रहा। फर्नीचर भी हमारा किसी भी तरह की इन चीजों को शो नहीं कर रहा। फर्नीचर क्या है, हमारे लिए रियल अकाउंट है क्योंकि ये हमारे असेट्स है। वहीं इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट जो है ये भी हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक तरह से हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे लिए एसेट की तरह यहाँ पे काम करेगा। और ऊपर से यहाँ पे सॉरी, ये जो इंटरेस्ट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर जो आएगा हमारा वो होगा कमीशन अकाउंट, क्योंकि ये एक हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। और अगर यहाँ पर हमने कमीशन रिसीव भी किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा कि कमीशन हमने दिया है या रिसीव किया है, अगर ये रिसीव भी किया है तब भी ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट इज रिलेटेड टू, अब गुडविल अकाउंट जो है हमारा किससे रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या फिर टेंजिबल अकाउंट्स। तो देखिए अगर हम गुडविल की यहाँ पर बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था जितने भी राइट्स हैं, असेट्स हैं, वो हमारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी, रियल अकाउंट हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये जो गुडविल है ये हमारे लिए एज असेट है, और ये एज हमारे लिए राइट है, क्योंकि ये हमने खुद अर्न किया है तो ये हमारी है। ठीक है,
तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रीपेड इंश्योरेंसेस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल कर लीजिएगा इसे, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर प्रीपेड अकाउंट। तो देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस की यहाँ पर बात करें तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एक तरह से क्या कौन सा अकाउंट होगा ये आपको बताना है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा प्रीपेड अकाउंट। देखिए प्रीपेड अकाउंट की बात करें तो जितने भी हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमने प्रीपेड करे होते हैं, या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऐसे कुछ आउटस्टैंडिंग हमारे ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं, तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस की बात की गई है तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि देखिए प्रीपेड रेंट अकाउंट हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो गया। ये सारे हमारे क्या हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू दी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अ बिजनेस एंटिटी एज्यूम टू हैव। यानी कि अगर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारी बिजनेस की एंटिटी किस तरह की होती है? एक लॉन्ग लाइफ की, अ वेरी शॉर्ट लाइफ, एंड इनडेफिनिट लाइफ या फिर अ मीडियम लाइफ। देखिए यहाँ पर हम बात करें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर ये बताया जाता है कि हमारा जो बिजनेस है, या फिर ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। ठीक है, मैं आपको ये डिस्कस भी कर चुकी हूँ तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर हमें हमेशा ये कहा जाता है कि हमारा जो बिजनेस है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रन करेगा, हमें नहीं पता कि हमारा बिजनेस कब एंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक इनडेफिनेट लाइफ लेके चलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एन इनडेफिनेट लाइफ। लॉन्ग लाइफ नहीं कह सकते, शॉर्ट लाइफ नहीं कह सकते, मीडियम लाइफ नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि अकाउंटिंग हमारी बहुत ही इजी है, अकाउंटिंग को सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है और इसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटी शोन इन द बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ। अब जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है वो दिखाई जाती है हमारे बैलेंस शीट के अंदर, क्यों दिखाई जाती है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी के कारण, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी के कारण, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के कारण, या फिर कन्वेंशन ऑफ एडवेंचर के कारण। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है और ये मैं थ्योरी क्लास में आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता चुकी हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए कंटिजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में लाइबिलिटी है, होगी भी या नहीं होगी, मतलब एक सस्पेंस बना रहता है। तो ये हमारी वहां पर बैलेंस शीट के अंदर एज अ फुटनोट वहां पे शो कर दी जाती है कि ये हो भी सकती है फ्यूचर में, नहीं भी हो सकती। तो ये इसलिए करी जाती है क्योंकि हम सबको पता है कि अकाउंटिंग के कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो उन्हीं में से एक प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर या फिर कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर के अंदर ये होता है कि कंपनी के जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज करनी है, उसी के द्वारा हम जो हमारी जो कंटिजेंट लायबिलिटी होती है वो बैलेंस शीट में शो की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर राइट आंसर। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।